समझ आया बेसिक मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का? एक बार फिर से बोलना। जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू चेंज करी, मैं 1 से 2 पे गई, तो y की भी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, जो भी फंक्शन होगा कि टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से चेंज हो रही है, एक्स क्यूब से चेंज हो रही है, किसी भी चीज से। ऐसे ही डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि अगर मैं एक चीज को चेंज करूं, जैसे यहाँ पे x को चेंज कर रहे हैं, तो y कितना चेंज हो रहा है? तो चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी बात करते हैं चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो एक तरीके से हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी इस टर्म में नेक्स्ट पेज में पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है उसको समझने से पहले ये टर्म समझो। जिसके साथ भी डी लग जाएगा उसका मतलब क्या है? चेंज। अब यहाँ पे मैं देखना चाह रही हूँ x की पावर n कितना चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है। चेंज ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। तो अगर dx लगा हुआ है मतलब x2 माइनस x1 चेंज ऑफ x। ऐसे अगर dt लगा हुआ होगा तो मतलब चेंज ऑफ टाइम या कोई भी वेरिएबल जो t है, t2 माइनस t1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप लोग को आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। d बाई डी एक्स, और यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब, तो ये 3 जो है वो सामने आ जाएगा, पावर जो भी थी 3, और एक पावर डिक्रीज हो जाती है 3 माइनस, करेक्ट 3x² आ जाएगा। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास x² है तो हमने क्या किया, इस 2 की पावर को आगे ले आए और पावर एक डिक्रीज होगी 2x की पावर 1 या 2x। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये बताओ कि अगर मैं बोल रही हूँ किसी चीज की वैल्यू है 2, तो क्या ये 2 कभी बदलेगा? नो नो मैम, मैम। हम ये कांस्टेंट है। 2 तो 2 ही रहेगा, 2 तो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम कभी भी चेंज की बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट कोई टर्म है और उसका चेंज बताना है, तो उसका डेरिवेटिव या उसका चेंज हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वहां पे कोई x नहीं लगा हुआ है, x की टर्म नहीं लगी हुई है, मतलब 4 इंटू एक्स की पावर 0 है, x की पावर 0 तो 1 होता है। और अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो पावर सामने आनी थी और एक पावर डिक्रीज होनी थी, तो 0 तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो आंसर में 0 ही आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली भी समझ लिया, वैसे भी फिजिकली भी समझ लिया अब आपने कि अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। अब हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कि अगर मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव है 2x³ का, तो इस 2 का क्या करना है, जो कांस्टेंट लगा हुआ है आप इसको सिंपली बाहर ले सकते हो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह, और जो अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो x³ का डेरिवेटिव आ गया, फिर से 3 सामने और x की पावर 3 से 1 कम मतलब 2 हो गई, तो आ जाएगा 6x²। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 3x की पावर 4, पहले इस 3 को बाहर रखा और x की पावर 4 का डेरिवेटिव करते हुए 4 सामने आ गया पावर में से, और ऊपर रह गया 4 माइनस 1 मतलब x³। और फिर ये जो दो नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 4 12x³। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो मेरे को ये बताओ कि x की पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा? -3x की पावर -4। -3x की पावर -4, बिल्कुल करेक्ट। ये -3 आ गया और एक पावर कम होनी थी, -3 पहले से लगी हुई थी, उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x की पावर -4। अच्छा, ये बताओ सिर्फ नीलेश और अनिक और केशव ने पढ़ा है ये सब, या बाकी सब ने भी पढ़ा है?
तो कोई और आंसर क्यों नहीं दे रहा है? आंसर करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे है सम और डिफरेंस का रूल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो किसी भी चीज में चेंज ही नहीं होता है। तो अगर दो चीजें हैं वो ऐड हो रही हैं और उन दोनों का सम का डेरिवेटिव करना है या उनके डिफरेंस का डेरिवेटिव करना है, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि एक एक करके पहले फर्स्ट वाली टर्म का कर दो और दूसरी वाली टर्म का भी कर दो, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जैसे अगर है मेरे पास d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, तो आप इनको अलग अलग निकाल लो। एक बार एक्स स्क्वेयर के साथ, बीच में प्लस था तो प्लस ही रहेगा, और एक बार 4x के साथ। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x 2x, और 4x का 4 4 तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हमारे पास है 3x⁵ प्लस 4x⁴, तो पहले तो ये 3 कांस्टेंट लगा हुआ एक एक्स्ट्रा, उसको बाहर निकाला हमने, और ये जो 5 की पावर थी वो 5 की पावर भी आ गई, और एक पावर डिक्रीज होके 4 बन गई। ऐसे ही सेकेंड टर्म में 4 कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकाला और एक 4 पावर में से आ गया, और फिर हमने एक पावर डिक्रीज कर दी तो x³ हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और एक एक करके, मतलब पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव बताओ फिर सेकेंड टर्म का। बोलो नीलेश, फर्स्ट टर्म का। -20x⁻11। फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास आएगा ये -10, हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और x की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी। साहिल बोलो सेकंड टर्म। -14x⁻³ करेक्ट। ये -2 इस 7 से मल्टीप्लाई हो गया इस बार, -14, और x की पावर -2 -1, तो -14 x की पावर -3। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा हुआ है आप सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ऐसे कैसे है, सब लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, कुछ ही क्लासेस में है। मैम ये चैप्टर नंबर 13 है मैथ्स का, लिमिट एंड डेरिवेटिव। हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ, कुछ क्लासेस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रहा है, आप लोगों ने डेरिवेटिव्स भी कर लिया। नहीं मैम, ये हमने स्कूल में स्कूल पढ़ा है। में। मैं स्कूल में किया हम। ओके ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती है मल्टीप्लाई में, उस केस में डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो एक फंक्शन हम ले लेते हैं u और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं v, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, और अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एक बार, अच्छा इससे पहले ना, अगर मैं ऊपर u के ऊपर डैश लगाऊं तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है, d/dx लिखना जरूरी नहीं है, ऊपर एक डैश लग गया तो मतलब उसका भी डेरिवेटिव है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक बार आप एक का डेरिवेटिव करोगे मतलब u डैश का, और v को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर दूसरी बार आप v का डेरिवेटिव करोगे और u को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दोगे। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है x³ इंटू x+1, ये टर्म्स है, और अब इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम एक बार x² का करेंगे, x+1 को कांस्टेंट रखा, दूसरी बार x² को कांस्टेंट रखेंगे और x+1 का डेरिवेटिव करेंगे। अब ये करना कैसे है, जैसे x² का डेरिवेटिव तो 2x आ जाएगा, और x+1 को वही एज इट इज रखना है। फिर ऐसे ही x² यहाँ पे है तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, x+1 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0। करेक्ट। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2x² + 2x + x², तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल
3 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 4, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, एक बार 3 माइनस एक्स स्क्वेयर को कांस्टेंट रखा, एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया। ऐसे ही एक्स प्लस 4 को कांस्टेंट रखा और 3 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करते टाइम 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2x। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ये। अब अगर मेरे पास ज्यादा फंक्शन है, हाँ तो मैंने 2 ही लिए हैं, अगर उससे ज्यादा भी होना तो भी फॉर्मूला यही रहता है। जैसे यहाँ पे 3 लिए हैं, तो 3 के केस में पहले हमने f का डेरिवेटिव किया, g और h को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर g का डेरिवेटिव किया, f और h को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही थर्ड वाले केस में h का डेरिवेटिव किया, f और g को मल्टीप्लाई कर दिया। तब अगर हमारे पास 10 भी फंक्शन है ना, तो आप ऐसे ही करोगे, पहले एक को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी एक का डेरिवेटिव, बाकी 9 को नॉर्मल मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, बाकी बचे हुए 9 को नॉर्मल मल्टीप्लाई। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. तो अगर कितने भी फंक्शन है आपको बस नॉर्मल करते जाना है एक के बाद एक। अब हमारे पास आता है क्वोशिएंट रूल। ये थोड़ा बेकार रूल होता है। इसमें हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स होती हैं और वो दोनों डिवाइड में है, और अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, जैसे u का डेरिवेटिव करोगे और v को कांस्टेंट रखोगे, वैसे जैसे प्रोडक्ट रूल में था। सेकेंड टर्म होगी हमारे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर को कांस्टेंट। पर अब मैं ऑर्डर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनके बीच में माइनस आता है, उस केस में प्लस आता है और अपॉन v स्क्वायर। हाँ, इस केस में माइनस आता है। और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म थी ना, अपॉन में बस उसका स्क्वायर कर दूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पे बस स्क्वायर करा है, ना डेरिवेटिव किया ना कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक लिया है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सबसे पहले न्यूमरेटर का मतलब 3x का डेरिवेटिव करना था, वहां से आ गया 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉर्मली मल्टीप्लाइड है। फिर सेकेंड टर्म के लिए हमने डेरिवेटिव किया, तो 3x का तो एज इट इज आ गया 3x, कांस्टेंट था, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया है 2x। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो उसका स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब अगर आप इसको कोशिश करो ऐसे अलग अलग करने की, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, तो आंसर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन रूल याद करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आंसर गलत आएगा। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास ये कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स हैं कि जैसे साइन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन आएगा। ऐसे ही tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट tan एक्स, कॉसिक का माइनस कॉसिक कॉट एक्स। अच्छा ये बताना ये क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, Secant square x. ये हो जाता है Secant square. करेक्ट। तो हमेशा ना ये tan और सीकेंट साथ साथ चलते हैं, तो ऐसे ही डेरिवेटिव में भी है। अगर tan का डेरिवेटिव किया तो सीकेंट आया, ऐसे ही सीकेंट वाले डेरिवेटिव में tan आएगा हमारे पास। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कॉट और कॉसेक साथ में होते हैं, और कॉसेक और कॉट की भी सेम टीम होती है। अब अगर आप आगे भी बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, जैसे जब आप इनवर्स वाले करोगे 12th में, तो इतना याद रखना, tan और सीकेंट पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर देते हैं, पर कॉट और कॉसेक वाले नेगेटिव नेगेटिव फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है log x का डेरिवेटिव, ln का मतलब है नेचुरल लॉग। तो अगर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आता है तो वो लिखते हैं हम 1/x, और वहीं अगर एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x है तो सीधा आंसर आ जाता है e की पावर x। कि अगर मेरे पास है 2e की पावर x, इसका डेरिवेटिव, तो आंसर आ जाएगा 2e की पावर x एज इट इज। क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर हमें फाइंड करनी है वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट,
कि मेरे पास कोई फंक्शन है t² y विच इज टू t², और उसने बोला कि फाइंड करो y'1। तो हमें डैश का मतलब क्या है, क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या कि वो t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना, x के में मत करना। तो पहले मेरे को बताओ y का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ से 2t 2t आ जाएगा, करेक्ट। अब जैसे ही 2t आया, अब उसने बोला है सिर्फ y का डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना है, तब फाइंड करना है जब t की वैल्यू 1 हो जाए। तो इस डेरिवेटिव में आप क्या करोगे, बस वैल्यू 1 पुट करी, 2 आंसर 2 तो आंसर आ गया 2। ऐसी y'4 की क्या वैल्यू होगी, 0 8 जाएगी। y'4 में आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, आंसर 8 हो जाएगा। 0 कैसे बोला, मैम मेरे को लगा t² की जगह 4 बोला आपने। नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी में एक और एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है t³ और आपको फाइंड करना है y'@-2, यही है y'@-2। तो बताओ, 12 बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर 12 हो जाएगा। t³ का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 3t², और t की जगह अगर आप माइनस पुट करोगे तो 3 × -2 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने एक एक करके पहले दोनों को डेरिवेटिव किया, एक बार एक टर्म को कांस्टेंट रख के दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, फिर हम फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब इसने क्वेश्चन में पूछा था h'@1, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू जब x की जगह में पुट करना है 1, तो जहां जहां x था वहां वहां 1 पुट करा और हमें फिर फाइनल आंसर मिल गया। चेन रूल पढ़ लिया आप लोगों ने? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, अब कुछ मजा आएगा पढ़ाने में, है ना, ये तो सब आता है आप लोगों को। तो चेन रूल देखते हैं। चेन चेन खेला है? यस मैम। क्या होता है, क्या करते हो चेन चेन? जिसको पकड़ लेते हैं वो साथ में चेन बना लेता है फिर। करेक्ट। तो ऐसे यहाँ पे ना एक फंक्शन ने ना दूसरे फंक्शन को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे उन सबका इकट्ठा डेरिवेटिव करते जाना है। पहले बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर उससे अंदर वाले का, ऐसे करते जाना है ताकि पूरी चेन बन जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास बाहर है फंक्शन f, और इसके अंदर है बैठा हुआ है g, मतलब f ने g का हाथ पकड़ा हुआ है और g ने पकड़ा हुआ है x का हाथ। तो सबसे पहले बाहर वाले का करेंगे f का डेरिवेटिव, फिर जो अंदर था उसका डेरिवेटिव करेंगे g का। ये तब तक करते जाना है जब तक ये x ना आ जाए लास्ट में। तो ये जो बाहर वाला होता है उसको हम बोल रहे हैं आउटर फंक्शन, और अंदर वाले को बोल रहे हैं इनर फंक्शन। अभी कुछ नहीं समझ आएगा, जब एग्जाम्पल लूंगी तब क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है, कोई एक फंक्शन है f(x) और उसकी पावर ना ऊपर n लगी हुई है। तो अभी आप लोग इस फंक्शन को इग्नोर कर सकते हो, और अगर किसी की भी पावर n होती है तो क्या होता है डेरिवेटिव, nx n-1 nx n-1। nx n-1। तो ये n मैंने आगे लगाया, और वही फंक्शन था उसको चेंज नहीं करना, जो अंदर वाली चीज है उसी की पावर n-1 करी। अब क्योंकि फंक्शन था x का, डायरेक्ट x नहीं था, तो साथ में इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चेन चली, पहले हमने बाहर वाले का किया, मतलब पावर n का डेरिवेटिव किया, फिर अंदर आ रहा था f(x), उसका डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई करते जाना है, सबको ऐड नहीं करना। ऐसे ही अगर मेरे पास f है उसके अंदर g है, तो पहले f का डेरिवेटिव करेंगे, अंदर वाली चीज नहीं चेंज करनी है, और फिर जो अंदर वाला है उसका अलग से डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बताएं तो मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री है फॉर एग्जांपल sin x³ ये,
तो सबसे पहले जो बाहर की ट्रिग्नोमेट्री है उसका डेरिवेटिव करोगे, इस साइन का हो जाएगा कॉस, और एंगल चेंज नहीं कर रहा है, एंगल वही रहेगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ही रहेगा, एंगल कभी भी मत बदलना है यहाँ पे। फिर क्योंकि एंगल में खाली एक्स नहीं है, उसके साथ कुछ तो चेंज है कि क्यूब हो रखा है, तो हम लोग फिर उसके बाद उस एंगल का भी डेरिवेटिव कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे समझ आया हल्का हल्का? यस मैम। यस मैम। अब उससे पहले कुछ कॉमन रेट ऑफ चेंज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम स्पीड को बोले तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसी एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसी पावर को बोल सकते हैं चेंज ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, और काउंट्स पर टाइम मतलब नंबर ऑफ काउंट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक था। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है चेन रूल को समझाने के लिए। हमारे पास सबसे पहले बाहर लगा हुआ है कॉस ऑफ समथिंग, तो पहले कॉस का डेरिवेटिव करना है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस लगा दिया, साइन लगा दिया, पर एंगल जो पहले था वही रहेगा, 5x है तो 5x ही रहेगा। अब ये जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो वो x के लिए है, पर यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 5x है, तो आपने क्या किया, साथ में डेरिवेटिव कर दिया उस एंगल का 5x। बोलो रीना। तो साथ में हमने 5x का डेरिवेटिव किया, जैसे आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ से 5 आ जाएगा। यस मैम। 5 को आपने साथ में बस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि एंगल चेंज था, x की जगह 5x था, जब छोटा सा चेंज है कि मल्टीप्लाई तो कर रखा है, आप उसका भी डेरिवेटिव करोगे। नेक्स्ट में हमने क्या लिया, सीकेंड लिया और उसके साथ में 4x क्यूब लिया, तो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x tan x, तो यहाँ x मत लगाना, जो एंगल है वही रहेगा 4x क्यूब और tan के साथ भी 4x क्यूब। अब क्योंकि फिर से एंगल बदला हुआ था, x की जगह यहाँ पे 4x क्यूब था, तो उसका डेरिवेटिव किया, 4x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा 4 × 3 और x की पावर 2, तो यार x स्क्वायर। अच्छा, ये पीछे लगा रहे हो तो इन एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई मत करना, वो एक नंबर है, कांस्टेंट चीजें आ रही हैं जो आप इनको आगे लिख सकते हो, तो कोशिश करना आप इनको आगे मल्टीप्लाई करते जाओ, एंगल्स में कर दोगे तो सब गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमने लिया कॉट का डेरिवेटिव, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर। बोलो नीलेश। एंगल्स के अलावा दूसरी भी कोई एग्जांपल देना। हाँ, मैं मुश्किल करवाऊंगी इसके बाद, पहले बेसिक समझा रही हूँ। ओके। अब बोलो केशव। हम एंगल का डेरिवेटिव भी ले रहे हैं तो फिर फाइनल रिजल्ट में एंगल सेम ही क्यों रहे? देखो, एंगल का डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे अगर साइन x का डेरिवेटिव लेते हो तो cos x ही होता है ना, पर फिर आपने लास्ट स्टेप में आपने एंगल का अलग से डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते हो, ये रूल है कि आप उसमें नहीं बदलोगे एंगल, साइन का एंगल आप अपने आप नहीं बदल सकते, जो x स्क्वायर है वो x स्क्वायर है, x क्यूब है वो x क्यूब ही है, पर आपने उसको कंपनसेट करने के लिए कि ठीक है हमने एंगल तो बदल दिया, हमने उसका अलग से डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हम ऐसे ही करते हैं। आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में एंगल नहीं बदल सकते हो। क्लियर है केशव? यस मैम। ओके, ये रूल है, प्लीज कभी भी एंगल मत बदल देना अपनी मर्जी से कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आंसर में तो x ही आना चाहिए या 12x स्क्वायर आना चाहिए, एंगल नहीं बदलेगा, बाहर की चीज बदल जाएगी। अब यहाँ पे कॉट के साथ इतना बड़ा एंगल लगा हुआ है, तो कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, और अंदर ये पूरा का पूरा एंगल सेम। फिर इस एंगल का अलग से डेरिवेटिव लिया, 2 का डेरिवेटिव 0, 5x का डेरिवेटिव 5 आ गया, 3x का डेरिवेटिव 6x आ गया, तो हमारे पास अलग से आ गए 5 + 6x मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है सबको एंगल वाला पार्ट? यस मैम। ओके, अभी कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट है, इसमें चेन रूल में क्वेश्चंस नहीं होंगे और एक भी, और इनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट पेज पे, तो आप ट्राई कर सकते हो। चेन रूल की पर्पस भी इसीलिए दिया क्योंकि फिजिक्स में भी कम ही यूज है, ज्यादा यूज नहीं होता। अब
आप लोगों ने लॉग और एक्सपोनेंशियल वाला कर रखा है स्कूल में? नो मैम। नो मैम। पर एक्स का नहीं किया है? नो मैम। अच्छा ठीक है, तो फिर तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि e की पावर x का कहीं पे भी e की पावर x होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है एज इट इज कि e की पावर x। वहीं अगर log x है उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/x। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले हैं। अब क्योंकि आप लोगों ने बोला कि कोई मुश्किल क्वेश्चन चाहिए, तो मुश्किल क्वेश्चन तभी बनेगा एंगल के बिना, तो यही दोनों टर्म्स आएंगे यूज में। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं e रेज टू पावर sin x, ठीक है, तो यार सबसे मेन चीज सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? ई आ रहा है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो कि साइन एक्स ई के ऊपर लगा हुआ है, आप ऐसे बोलोगे ई की पावर है साइन एक्स, तो सबसे पहले मेन चीज आ रही है ई की पावर, तो ई की पावर का पहले डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर ई के ऊपर एक्स लगा हुआ होता है तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज मिल जाता है ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे अगर जो भी पावर है उसका आप एज इट इज लिख दोगे, मतलब ई की पावर साइन एक्स। अब आप बात कर सकते हो कि हमारे पास पहले एक्सपोनेंशियल था, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया साइन का, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो साइन एक्स से के डेरिवेटिव से। तो ये बन जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। समझ आया नीलेश और बाकी लोगों को भी? यस यस मैम। मैम। तो आपको ये देखते जाना है कि अंदर क्या चीजें आती जा रही है, उसके हिसाब से डेरिवेटिव करना है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि साइन एक्स की पावर ln x, ये है क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसमें बहुत मुश्किल में बना दूंगी पर सॉरी, ये इजी लिया है अभी मैंने, साइन एक्स की पावर ln x। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है बाहर? साइन। साइन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव? कॉस कॉस माइनस फोर कॉस हो जाएगा, और कॉस के साथ एंगल क्या होगा? यही होगा यही होगा एक्स। एक्स की पावर ln x, करेक्ट। और अब क्या करूं मैं? अब अंदर क्या चीज आ रही है? x की पावर ln x। एक्स की पावर ln x, तो एक्स की पावर कुछ होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? वही वन सेम। एन जो पावर होती है वो सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे पावर थी ln x, वो यहाँ पे आ गई, और एक पावर कम कर देते हैं ln x माइनस 1, ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। यस ये अब कैसे लिखते बताना। x की पावर n का डेरिवेटिव नीलेश, n सामने आ जाता है जो भी पावर है, जैसे यहाँ पे पावर थी ln x, और फिर पावर में से एक माइनस करना होता है, तो ln x में से मैंने एक माइनस कर दिया। यस मैम। ठीक है, अब बताओ अब भी अंदर कुछ बच गया x की पावर n के अंदर? सोचो, x की पावर n के अंदर भी कुछ बच गया क्या? देखो मेरे पास सबसे पहले था साइन, साइन के अंदर था x की पावर n, और वो n क्या था? ln x, log x। तो अब उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो खाली x नहीं है, वो चेंज हो गई है टर्म। तो log x का डेरिवेटिव 1/x। तो अब जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अब log x का आगे नहीं निकाल सकते, वो तो x ही बना हुआ है। ये ln x के साथ ब्रैकेट में आपने क्या लिखा है? ये वाला ये x है, x की पावर log x माइनस 1। समझ आया है? यस मैम। यस मैम। इतना मुश्किल अभी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने बोला कि एंगल के अलावा कोई और क्वेश्चन बता दो, तो मैंने एग्जांपल लिया। अभी आपका सिंपल ही आएगा कि चेन रूल में साइन के साथ कुछ लगा हुआ है, फिजिक्स में तो वही आएगा।
साइन के साथ कोई एंगल लगा हुआ है, कॉस के साथ लगा हुआ है, उसका डेरिवेटिव करना। पर 12th में इंपॉर्टेंट होता है चेंज रूल। अब इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। अच्छा, इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया, बताओ क्या होता है? वो भी ऐसे डेफिनेशन वाइज नहीं पता, लेकिन होता क्वेश्चन करना क्या उसमें? मैम इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यूज का मतलब सम से रिलेटेड होता है। हाँ करेक्ट, सम से रिलेटेड होता है। डिफरेंशिएशन में मैं क्या करती हूँ, एक बड़ी चीज होती है उसके टुकड़े करती जाती हूँ। इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटे चीजों को जोड़ के एक बड़ी चीज बनती है। ठीक है, मतलब स्मॉल चीजों को अगर मैं जोड़ दूं और वो बड़ा बन जाए तो वो इंटीग्रेशन है, और उनको अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ले आऊं तो वो डिफरेंशिएशन है। समझ आ गया दोनों का डिफरेंस? यस यस मैम। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और इससे पहले जो क्वेश्चंस थे ना, वो प्लीज कल ट्राई करके लाना, और उसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कर्व लिया है ऊपर, और इसमें मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना दूं ऐसे छोटे छोटे, ये तो मैं फिर भी बड़े बना रही हूँ, मैं इससे छोटे भी बना दूं, तो इन सब रेक्टेंगल्स को अगर मैं जोड़ते जाऊंगी तो मेरे को पूरा एरिया मिल जाएगा कि कितना एरिया इसके नीचे। यस मैम। यस मैम। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल लेते हो और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप ब्रेथ तो देखोगे कि भाई एक्स कितना चेंज हो रहा है, वो वाली चीज मतलब dx, और लेंथ का मतलब है ये एफ एक्स जो हमारा वाई एक्सिस पे बना हुआ है वो। तो अगर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालू मैं, तो जो भी फंक्शन होगा एफ एक्स और एक्स कितना चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये क्या सिंबल होता है जो ऊपर बना हुआ है? सिग्मा। ये समेशन का मतलब है ऐड करते जाना। जब समेशन ना बहुत ज्यादा हो जाए बहुत सारी टर्म्स का, तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसे इंटीग्रेशन में, कि छोटे छोटे समेशन, जैसे 10 है 5 है तो ठीक है, जब बहुत सारे होते हैं तो हम उसे इंटीग्रेट में करते हैं। और ये दोनों हैं जो ऊपर डेल्टा एक्स या डी एक्स, दोनों का ही मतलब चेंज होता है। इसके साथ एक और टर्म होती है डेल्टा एक्स। अगर ये तीनों कहीं पे भी आ रहे हैं तो इन तीनों का ही मतलब है चेंज, बस साइज का फर्क हो जाता है। डेल्टा और ये वाला डेल्टा, इन दोनों का मतलब है छोटा सा चेंज, डीएक्स का मतलब होता है फिर भी थोड़ा सा बड़ा चेंज। अब यहां तक तो आ गया था कि एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। अब ज्यादा रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इन सबको जोड़ते जाना है, मतलब उन सबका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब समझ आ गया इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? लेकिन मैम हर Yes, एक ma'am. रेक्टेंगल की लेंथ थोड़ी ना सेम होगी। रेक्टेंगल की लेंथ थोड़ी सेम करिए, सबके साथ एफ एक्स लगा तो दिया, जब एक्स बदलेगा तो एफ एक्स भी बदलता जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के एक बड़ी वैल्यू बनाना। अब हम इसको ये कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम तोड़ के छोटी चीजें बनाते हैं, तो इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपके पास कभी साथ में ये भी आए ना कि ये दो टर्म्स साथ में लिखी हुई है, तो ये दोनों कट जाएगी। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स को काट देगा या डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन को काट देगा। तो बाद में इसके अलावा जो भी लगा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो वही टर्म आपको एज इट इज मिल जाती है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, साथ में लगते हैं। अब इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंबल के अलग अलग मीनिंग क्या है। तो ये जो सबसे पहले एस बना हुआ है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर ये एफ एक्स क्या बताता है कि हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा या फंक्शन होगा, हमें उसमें इंटीग्रेशन करना है। और ये डी एक्स बताता है, जिसके साथ भी डी लगा हुआ है वो बताएगा कि हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे हम डेरिवेटिव में अगर डी एक्स नीचे आ रहा है तो हम एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे डी के साथ एक्स लगा हुआ है तो सारी एक्स वाली ही टर्म का इंटीग्रेशन करोगे, टी वाई एस और किसी टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर ये dx है और यहाँ पे x है तो इन दोनों को कभी मल्टीप्लाई मत करना, d के साथ वाला x हमेशा उसके साथ ही रहता है,
ना आप उसे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो ना किसी और चीज में। वो बस ये बता रहा है कि आपको x का इंटीग्रेशन करना है। समझ आ गया ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लोग करते हो इंटीग्रेशन तो आप लोग क्या करते हो, ये x और x को मल्टीप्लाई करके इसे लिख देते हो x स्क्वायर डी। ये गलत है, वो डी x अलग ही टर्म है, वो चिपकी रहेगी हमेशा। फिर इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इंडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है जिसका कुछ फिक्स ना हो, हमें ना ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमें बस ये बोला भाई इस चीज का इंटीग्रेशन कर दो, हमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो उस केस में हम करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। अब हमेशा एक कांस्टेंट c प्लस होता है। किसी को पता है कांस्टेंट c क्यों प्लस होता है? नहीं पता है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। एक बार फॉर्मूला पहले से पढ़ो, उसके बाद ही समझ आएगा वो। अगर मेरे को x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूंगी, डेरिवेटिव में तो पावर एक कम होती है, यहाँ पर एक पावर इंक्रीज हो जाती है और उसी इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। बोलो नीलेश। ये कांस्टेंट ये तो नहीं कि जैसे कि डिफरेंशिएशन के उसमें कांस्टेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर कांस्टेंट हमें सी लिखना ही पड़ेगा कि बिल्कुल करेक्ट नीलेश, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मैं बाकी लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूंगी, आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज हो जाती है और वही इंक्रीज हुई हुई पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है और एक सी फिर से ऐड हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ dx है, तो आ जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 x की पावर 3 अपॉन 3। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। और c यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। पर इसके लिए यहाँ पे एक रूल है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब x की पावर -1 ना हो। अगर वो -1 हो गई तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा और उस केस में हम ये वाला करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद देखो, अगर आपके पास x की पावर -1 है तो आप पुट करोगे -1+1 अपॉन -1+1, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये कैलकुलेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसीलिए स्पेशल केस के लिए अलग से फॉर्मूला होता है कि अगर 1/x का इंटीग्रेशन है तो हो जाएगा ln x, या फिर x की पावर -1 भी आप बोल सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना इसे। यस मैम। अब मैंने बोला था कि वहां पे c क्यों ऐड होता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये होता है x³ अपॉन 3। अगर c लगाओ या नहीं लगाओ, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। d/dx इंटीग्रेशन x² dx था और इस साइड भी डेरिवेटिव कर देते हैं, x³/3 + c। अब मैंने बताया था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो इधर से क्या बचेगा, सिर्फ x² बच जाएगा। और अगर आप राइट वाली साइड का डिफरेंशिएशन करो तो ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आया x² अपॉन में 3 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, अभी भी मेरे को x² ही मिला। मतलब अगर मैंने c को ऐड भी किया तो वापस से अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी तो मैं वापस से उसी स्टेज पे पहुंच गई यहाँ से शुरू किया था। तो इस c को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर हो सकता है कि मेरे इस एक फंक्शन में कोई ऐसी टर्म हो जो मिसिंग हो, जो मेरे को दिख ही ना रही, मतलब 0 × dx हो, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन एक c साथ में लेके चलते हैं। समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, इसीलिए हम एक कांस्टेंट ऐड करते हुए चलते हैं ताकि हम उसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, उससे आंसर में कोई ऐसा इतना ह्यूज चेंज नहीं आएगा, पर मे भी कोई मिसिंग टर्म हो जो इस फॉर्मूले से नहीं आ सकती, क्योंकि डेरिवेटिव अगर करूंगी मैं उसका तो 0 कर रही है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 11 × dx। तो x की पावर 11 है तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी 11 + 1
और वही पावर डिनोमिनेटर में आ गई, तो x की पावर 12 अपॉन 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जब तक। x की पावर 8 क्या हो जाएगा पावर, बोलो साहिल। इसके साथ मैम dx नहीं मल्टीप्लाई x किया। पावर 9/9 x की पावर 9/9 x की प्लस पावर c 9/9। नीलेश क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करना है हमें जो भी फंक्शन है उसको x की टर्म्स में, ठीक है। तो अगर वो नहीं दे रखा है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा कि उसे x की टर्म में करना है। अगर यहाँ पे t बोलता कि विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसका मतलब था x की पावर 8 इंटू dt। क्लियर है नीलेश? यस मैम। साहिल बोलो आपको क्या डाउट है? अंकुश। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्टी अपॉन x की पावर 5। 30 अपॉन x की पावर 5, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक बार चेक करते हैं हम लोग, ये क्या आएगा इसमें। देखो इसमें हमारे पास है डिनोमिनेटर में x की पावर 4, मतलब 6 इंटू x की पावर -4, ये है क्वेश्चन। तो इस 6 को आप बाहर निकाल सकते हो जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अभी मैंने हमारा रूल आपको नहीं बताया। तो इस 6 को अगर हम बाहर भी निकालें तो x की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, -4 -1, और जो भी पावर आई उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे पावर क्या आई है, -4 + 1 -4 + 2x की पावर -3 -3। तो ये 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा -2 x की पावर -3। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है नीलेश, जो आपने किया था आई थिंक वो पावर्स को ऐड कर दिया आपने, माइनस कर दिया था, -4 -1। यस मैम। फिर अब हमारे पास है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो जैसे डिफरेंशिएशन करते थे सेम फॉर्मूला है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, वही सेम टर्म सामने आ गई और उसमें c ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर है 2 मल्टीप्लाई विद e की पावर x, तो 2 कांस्टेंट आप उसे बाहर ले सकते हो और अंदर जो e की पावर x है उसका इंटीग्रेशन हो गया एज इट इज। फिर हमारे पास आता है सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर दो टर्म है वो ऐड हो रही है और उनका इंटीग्रेशन करना है तो आप उन दोनों का अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग करते हुए ये ध्यान रखना कि दोनों के साथ आप ये इंटीग्रेशन साइन लगाओ और dx लगाओ। अगर ये dx और इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है x² + x³ और इन दोनों को ऐसे ऐड करते फिर इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आप इनका सेपरेटली कर सकते हो। कि आपने एक बार क्या किया, x² का इंटीग्रेशन किया और इसके साथ dx लगा दिया। फिर दूसरी बार आप क्या करोगे, x³ का इंटीग्रेशन करोगे और इसके साथ dx लगाओगे। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/3 x की पावर x की पावर 3/3 और सेकेंड वाली टर्म का x की पावर 4/4 x की पावर 4/4। अब ये देख लेना यहाँ पे दो टर्म है तो दो बार c प्लस करने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा, c में ही काउंट होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट c लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है x + x² का, तो एक बार x का इंटीग्रेशन किया और दूसरी बार x² का, और x का इंटीग्रेशन करते ही x²/2 आ गया, x² का इंटीग्रेशन करते ही x³/3 आ गया और उसमें ये कांस्टेंट ऐड कर दिया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम यस मैम। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। तो हमारे पास ये फंक्शन है, उसमें कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हम इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और फिर अंदर का नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
जैसे 2x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले लिया, अंदर वाला x² dx एज इट इज। तो क्या आ जाएगा अंदर वाला इंटीग्रेशन, x की पावर 3/3। x की पावर 3/3। और अब आप इन दोनों 3 को 2 और 3 को साथ में लिख सकते हो कि 2/3x³, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी जरूर ऐड करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, 2x का इंटीग्रेशन करें तो 2 बाहर ले लिया, अंदर बच गया x²/2, और उसके बाद उन दोनों 2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स हैं, तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो वहां पे साइन वाले का आ रहा था कॉस, और कॉस वाले का आ रहा था माइनस साइन, पर यहाँ पे उल्टा हो गया, साइन वाले का तो आ रहा है माइनस कॉस और कॉस वाले का आ रहा है साइन। दूसरी चीज, वहां पे हम tan का इंटीग्रेशन करते थे तो हमें sec² मिलता था, डिफरेंशिएशन करते थे। यहाँ पे sec² का अगर हमने इंटीग्रेशन करा है तो हमें tan x मिला है। ऐसे ही cot x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करते ही cosec² मिलता था, अगर मैं उल्टा इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे को वापस से cot x मिल जाएगा। ऐसे ही secant tan x का इंटीग्रेशन मिलेगा secant x, और cosecant cot x का मिलेगा cosecant x। अब अभी भी देख सकते हो secant और tan वाले सारे पॉजिटिव हैं, और cos और cot वाले, cosec और cot वाले नेगेटिव है। क्लियर है सारे फॉर्मूलेस? यस यस मैम। मैम। अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो अगर आप डेरिवेटिव की बात करो, तो अगर कोई खाली कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आप लेते हो 0। इसीलिए जब भी हम ऐड करते हैं, हम एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये कोई कौन सी टर्म 0 है। फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या पार्ट मिसिंग है। हमने एरिया इतना तो फाइंड कर लिया, पर हो सकता है इतने एरिया की वैल्यू कांस्टेंट आ रही हो और वो मिसिंग टर्म हो, इसलिए हम एक सी को लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड है और फिर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो के बाहर निकाला, अंदर बच गया dx/dx, खाली के बच गया। पर यहाँ पे अगर मेरे पास है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होएगा डेरिवेशन में, फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है 2 × dw मतलब स्मॉल वर्क डन है यहाँ पे, कि मैंने लिखा 2 × dw, तो इस 2 को तो मैं बाहर ले सकती हूँ, और अभी भी अंदर क्या बच गया, dw का मतलब क्या, w की पावर क्या हो गई, 1। हाँ मेरे को लग ही रहा था 1 बोलोगे। देखो मैंने पहले भी बताया था, डी के साथ जो लगा हुआ है वो पावर में काउंट नहीं होगा, उसके अलावा वाला देखना है। तो कितनी पावर है डब्ल्यू की, 0 है, करेक्ट। तो यहाँ से सिर्फ डब्ल्यू की पावर 0 आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास एक पावर ऐड होती है, तो ये 2 एज इट इज, और अंदर आ जाएगा w की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो खाली 2w आ गया। तो अगर मेरे पास वो टर्म स्टार्टिंग में थी भी नहीं, तो भी मेरे पास आंसर में वो आ रही है। जैसे k × dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लास्ट में kx हो गया। फिर साइन और कॉस का, ये भी मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वहीं अगर डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग की बात करें तो वो हो जाता है 1/x। अगर इंटीग्रेशन कर दूं 1/x का, तो मेरे को ln x मिल जाता है। फिर अगर एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें e की पावर x ही मिलेगा, और अगर उसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं तो भी सेम ही चीज मिलती है। इनमें किसी को कोई डाउट है? अगर हम इंटीग्रेट ln x को करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेट ln x को करेंगे, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ओके। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस फाइल हो गए हैं, तो और एक असाइनमेंट भी मैं सेंड कर दूंगी अभी क्लास के बाद वेक्टर्स का, तो उसको ट्राई करना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना, ठीक है, जितने हो सके। तो कल जो वेक्टर्स वाले हैं आप उनके भी डाउट्स ला सकते हो कि उनमें कुछ नहीं समझ आया तो वो भी पूछ सकते हो।
फिर हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आता है, वो क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट मतलब हमने फिक्स कर दिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने लिमिट लगा दी है कि हमें इंटीग्रेशन a टू b ही फाइंड करना है। तो जो नीचे लगता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लगता है उसे कहते हैं अपर लिमिट। और नीचे वाला हमेशा नेगेटिव होगा और ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनका मतलब क्या है। तो जैसे यहाँ पे a नीचे है तो a लोअर लिमिट हो गया, b क्या होगा? अपर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक रैंडम कर्व ड्रॉ कर दिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3x² + 2, और अब उसने लिमिट लगाई है 0 से 1, मतलब हमें सिर्फ 0 से 1 के बीच में जो भी एरिया आ रहा है हमें बस वो ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हमने बाउंड्री लगा दी एक तरीके से, वरना एरिया तो ये भी है ये भी है, पर हमें सिर्फ वही चाहिए था जो सिर्फ 0 और 1 के बीच में आ रहा था। इतना समझ आया? यस मैम। बाकी लोग सो गए ना, 11 बज गए। यस मैम। नो मैम। ओके, तो एग्जाम्पल से पहले मैं वही क्लियर कर देती हूँ एरिया वाला बात। ये मैं क्या कह रही हूँ कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछा जाए कि आपको वो बोले कि भाई ए से बी तक हम जा रहे हैं और अब बताओ एरिया क्या है, आप बस उतनी लिमिट लगा के इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे fx क्या होगा? ये जो भी कर्व बना है, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ y = x², तो ये fx मेरा हो जाएगा x²। तो आप fx की जगह x² पुट करोगे, लिमिट लगाओगे a टू b और उसे सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं लिमिट को वो देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² + 2x + 5, तो पहले आप लिमिट को इग्नोर कर सकते हो, इन सारी टर्म्स का जैसे नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं वैसे भी कर सकते हो। तो आप करोगे, यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट टर्म का 3x³ / 3, एक एक करके टर्म को आप कर सकते हो अलग अलग। सेकेंड वाली टर्म का क्या आएगा? 2x² / 2। करेक्ट। थर्ड वाली टर्म का 0 बोल रहे हो? 5x आएगा। 5x आएगा। मैंने कहा था जब नहीं लगा हुआ है तब भी वो आंसर में देता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो बस उसके साथ वो भी वेरिएबल लगा दो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे 5x आ जाएगा। अब ये जो लिमिट है इनको राइट साइड में लगा दो ऐसे 0 से 2, और इन लिमिट का काम क्या है? ये वैल्यू x की है तो एक एक करके उसकी जगह पुट करते जाओ। जैसे पहले 2 पुट कर देंगे हम लोग, और इन 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप। 2 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी 2³ + 2² + 5 × 2। अब 0 पुट कर दो ऐसे 0³ + 0² + 5 × 0। अब मैंने कहा था ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी टर्म्स सब्ट्रैक्ट होगी। अब ये तो सारी 0 ही होगी, तो ऊपर वाले से डायरेक्ट आंसर आ गया 8 + 4 + 10 22। अब ऐसे ही ये समझ आया सबको क्या करना है? हमें लिमिट राइट साइड में लेके जाए, फिर बस जिसका इंटीग्रेशन करें, जैसे डी के साथ x लगा है, इंटीग्रेशन करके उसकी जगह वो वैल्यू पुट करते जाओ। लोअर वाली माइनस करनी है, अपर वाली ऐड करनी है। अब यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन है x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगा रखी है। तो ट्राई करो क्या आएगी वैल्यू? 8/3। 8/3, वेरी गुड। हमने क्या किया? पहले x² का इंटीग्रेशन किया, हमारे पास आया x³ / 3 और 0 से 2 वैल्यू पुट करी, तो पहले आ जाएगा 2³ / 3 - 0³ / 3। ये वाली टर्म तो वैल्यू कोई है ही नहीं इसकी, 0 आ गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 8/3। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर ये भी क्लियर है
तो जैसे हमें एरिया फाइंड करना है यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। ये एरिया फाइंड करना है, तो मैंने बताया था एरिया फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एफ एक्स dx और लिमिट लगा देंगे। अब पहले ढूंढना पड़ेगा लिमिट क्या है, एफ एक्स क्या है, और यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है y इक्वल्स टू 0। हमें एरिया फाइंड करना है, जो लाइन बना रही है y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, मतलब x एक्सिस पर कब से कब तक, जब x की वैल्यू 2 से 6 तक आ रही है, मतलब सिर्फ यहीं का एरिया फाइंड करना है। जो हमें ढूंढना है ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा है, वहां पे कौन सा फंक्शन है। जैसे वहां पे फंक्शन है y इक्वल्स टू x, मतलब मैं लिख सकती हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू x। ये पॉइंट समझ आया सबको? यस मैम। हाँ, तो बस ये Yes, वाले ma'am. देते हम लोग, एफ एक्स की जगह x पुट करा dx, और लिमिट जा रही है 2 से 6 तक, तो लोअर लिमिट हो गई मेरी 2 और अपर लिमिट हो गई 6। फिर बस नॉर्मली वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट करके 2 से 6 तक, और अब आंसर कैलकुलेट कर सकते 16। वेरी गुड। हाँ, इसका आंसर 16 आएगा। फर्स्ट टर्म आ जाएगी 36 अपॉन 2, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4 अपॉन 2, 18 माइनस 2 16। तो ऐसे ही आप किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हो। आप कल क्या करना, जो वेक्टर्स वाला असाइनमेंट मैं भी सेंड करूंगी वो प्लीज ट्राई करके लाना, और फिर उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट है। ओके, यस मैम। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके मैम। गुड नाइट मैम। Thank you, ma'am.